नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे मॉडल पेपर 2 की। जो हिंदी का मॉडल पेपर 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह मॉडल पेपर आपका भाषा 1 जो है हमारी हिंदी की, उससे संबंधित है। तो यह हमारा दूसरा मॉडल पेपर है हिंदी का। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम देखेंगे। तो उसके क्या आंसर आपके बनते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको यदि किसी प्रश्न पर कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 15 गद्यांश, हमको 15 पद्यांश होंगे, 15 पद्यांश के प्रश्न होंगे, 15 हमारे गद्यांश के प्रश्न होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है। ये आपको जो 15 पद्यांश हैं तो इनके सबसे पहले 15 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद गद्यांश के 15 प्रश्न हैं तो वो 15 प्रश्न हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पद्यांश को। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। तो मुख्य गायक, यहाँ पर गायन का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, वह कमजोर सुंदर कांपती हुई थी। तो मुख्य गायक के स्वर का साथ देती, वह सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उनका शिष्य। तो यहाँ पर कवि ने एक गायक के बारे में वर्णन किया है कि वह तो भारी आवाज़ के साथ गा रहा है और पीछे से कोई कमज़ोर आवाज़ के साथ, सुंदर कमज़ोर आवाज़ के साथ उसका साथ दे रहा है। तो वह उसका भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य, तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि या तो उसका छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई उसका रिश्तेदार है। और यहाँ पर आगे दिया गया है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह अपनी आवाज़ का जो क्या है, अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खोज चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो यहाँ पर बताया गया है कि भटकता हुआ कभी चला जाता है अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को, उसकी क्या है, स्थाई को संभालता है। और जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे वह क्या है, मुख्य गायक का पीछे छूटता हुआ सामान समेट रहा हो या समेटता आता रहा हो, समेटने में लगा हो। ठीक है। तो पीछे चलता हुआ वह क्या करता है, उसका सामान समेटते हुए, सामान को समेटते हुए प्रतीत होता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, जैसे उसको अपना बचपन याद दिला रहा हो। और तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा सा छोड़ते हुई अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और या फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। यहाँ पर और आगे है कि और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या उसके स्वर में जो ऊंच ना उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं। तो जो उसके ऊंचा न उठने की जो कोशिश है वह उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पद्यांश में बताया गया है कवि के बारे में, यानी एक गायक के बारे में कवि ने बताया है और उसके साथ साथ गाने वाले यानी संगतकार के बारे में बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न का आंसर निकालेंगे हमारे पद्यांश से।
तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई खाली स्थान अस्त होता हुआ। तो क्या अस्त होता हुआ है ये आपको बताना है कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई खाली स्थान अस्त होता हुआ। तो खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इस पंक्ति में कौन सा शब्द नहीं है, यानी रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा चंद्र, तीसरा सूर और फोर्थ है स्वर। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, पद्यांश से देखते हैं हमारा आंसर क्या बन सकता है, क्योंकि हमको पद्यांश के हिसाब से ही आंसर बताना है। तो यहाँ लिखा है प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो क्या अस्त होता हुआ, यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्साह अस्त होता हुआ। यहाँ पद्यांश में आपको दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह अस्त होता हुआ। बहुत सिंपल सा क्या था, आपने पद्यांश को पढ़ लिया है, अब आपको आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपका पहले प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हो गया उत्साह। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। तो अगले प्रश्न में क्या है, पद्यांश आपका यही है, केवल आपका प्रश्न बदलेगा। तो प्रश्न हम पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का क्या हो सकता है, कोई संगीतकार। तो पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन है कि कोई संगीतकार हो सकता है। जो पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का क्या हो सकता है, कोई संगीतकार, कोई रिश्तेदार, कोई कला प्रेमी या कोई कलाकार। तो कवि ने क्या बताया था कि पैदल चलकर यहाँ पर हम देखेंगे कि या पैदल चलकर या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका, दूर का कोई रिश्तेदार के बारे में बताया गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का क्या हो सकता है, तो रिश्तेदार हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिश्तेदार। ये हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम देखेंगे हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और बहुत जल्दी आप आंसर भी प्राप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पद्यांश पढ़ लिया है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को मैं पद्यांश को समझते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि स्थाई को गाते हुए वह जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ। तो स्थाई को गाते हुए वह जैसे समेट रहा है, क्या समेट रहा है ये आपको बताना है। मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, परिणाम, सम्मान या अभिमान। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है हमारा। बहुत क्या था, हमने देखा था यहाँ पर कि मुख्य गायक जैसे समेटता हो, यहाँ है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ है कि मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामान। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सामान। और हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये आपका क्या है, तीसरे नंबर का प्रश्न होगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो चौथे नंबर का प्रश्न है आपका कि मुख्य गायक को क्या बांधता संगीतकार कहीं से चला रहा है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है साज, दूसरा कपड़े, तीसरा ढांढस और फोर्थ है आपका सामान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ढांढस, हमने पढ़ा था इसमें। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज कब से मिलाता आया है, प्राचीन काल से, मध्यकाल से, पहला प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक और फोर्थ आपका समारोह की शुरुआत से। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या बन सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राचीन काल से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया प्राचीन काल से। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि मुख्य गायक की कैसी आवाज़ के साथ संगीतकार की आवाज़ दब जाती है। तो मुख्य गायक की कैसी आवाज़ के साथ संगीतकार की आवाज़ दब जाती है। तो मधुर या लय, पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर मधुर, दूसरा है लयपूर्ण, तीसरा है आपका पंचम और फोर्थ है आपका चट्टान जैसी भारी।
तो कैसी आवाज़ है मुख्य गायक की जिसके साथ क्या है संगतकार की आवाज़ दब जाती है। तो कैसी आवाज़ है उसकी, चट्टान जैसी भारी कह सकते हैं हम। शुरुआत में ही हमने इसमें पढ़ा था कि मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। तो साथ गाने वालों की ओर, नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वालों की ओर, मंच संचालकों की ओर तीसरा है आपका, और फोर्थ है बजाने वालों की ओर। तो किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वालों की ओर। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि नेपथ्य में रहकर परिश्रम, यानी हमारे क्या है नेपथ्य में रहकर परिश्रम करने वालों की ओर इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गायक अपने ही सरगम को लांघकर भटकता हुआ कहाँ चला जाता है। पहला आपका ऑप्शन है अनहद में, सुर से अलग, मंच के बाहर, या धुन से अलग। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कहाँ चला जाता है, अनहद में। यहाँ हमने पढ़ा था कि मुख्य यहाँ था यहाँ है आपका कि चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनहद में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है तो संगतकार किसको संभाले रहता है, स्थाई को, तबले को, और सरगम को, और फोर्थ है आपका अंतरे को। तो एक प्रश्न भी हमने यहाँ देखा था जहाँ स्थाई का नाम आया था। और हम यदि देखें पद्यांश में, तो पद्यांश में यहाँ दिया गया है कि कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कहीं कहीं वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्थाई को। तो वह किसको संभाले रहता है, स्थाई को संभाले रहता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्थाई को। अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 10वें नंबर का प्रश्न है कि गायक के समय मुख्य गायक सुर में कौन अपना सुर मिलाता। तो मुख्य गायक के सुर में कौन अपना सुर मिलाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर सारंगी वादक, दूसरा आपका है वायलिन वादक, और तीसरा है आपका तबला वादक, और फोर्थ है आपका संगतकार। तो कौन सुर मिलाता है उसके साथ, तो उसके साथ हम सुर मिलाता है उसका संगतकार। तो इसका आंसर आपका संगतकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायक किसकी जटिल तानों में खो जाता है, अंत की, मुखड़े की, मतले की, या अंतरे की। तो किसकी जटिल तानों में खो जाता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अंतरे की इसका आंसर होगा आपका अंतरे की। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका अंतरे की जटिल तानों में। यहाँ हमने पढ़ा भी था इसमें। और अगला प्रश्न देखते हैं 12वें नंबर का कि कभी कभी वह यूं ही क्या बताने के लिए देता है उसका साथ, कि वह ठीक गाता है, वह अकेला नहीं है, कि वह वादक है, कि वह स्वर में है। तो इसका आपका क्या आंसर होगा कि वह अकेला नहीं है। इसी पद्यांश में हमने पढ़ा था कि वह अकेला नहीं है, देता है उसका साथ। तो इसका आंसर आपका हो गया कि वह अकेला नहीं है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा कि संगतकार मुख्य गायक को बचपन के अतिरिक्त और क्या याद दिलाता है। तो बचपन के अतिरिक्त क्या याद दिलाता है कि वे दिन जब वह नौसिखिया था, इनमें से कोई नहीं, जब बाजा बजाता था, जब वह खेलता था। तो किसको याद दिलाता है, यदि हम गद्यांश में देखें, यहाँ पद में देखें हमारे, तो उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब वह नौसिखिया था, वे दिन जब वह नौसिखिया था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो अगला प्रश्न है आपका कि उसने अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे क्या नहीं समझा जाना चाहिए। तो पहला आपका ऑप्शन है
कि लड़कपन उसका नहीं समझा जाना चाहिए, उसका नौसिखियापन नहीं समझा जाना चाहिए, या उसका बाकपन नहीं समझा जाना चाहिए। तो क्या सब नहीं समझा जाना चाहिए? अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन है हमारा जो कि उसकी विफलता नहीं समझा जाना चाहिए। ठीक है। 15वें नंबर का प्रश्न है हमारा, कवि के मुताबिक संगीतकार की आवाज़ में मौजूद हिचक को क्या समझा जाना चाहिए? तो क्या समझा जाना चाहिए? मौजूद हिचक में उसकी मनुष्यता, उसकी परिपक्वता, उसकी विफलता या उसकी सफलता। तो क्या समझाना जाना चाहिए? उसकी मनुष्यता। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ हमने पद्यांश में भी पढ़ा था कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो बहुत साधारण आपके 15 प्रश्न ये हो गए पद्यांश के। अब हम देखेंगे गद्यांश के प्रश्न। ठीक। तो अब हम गद्यांश के 15 प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों को निकालेंगे, हल करेंगे। तो पहला यहाँ गद्यांश आपका शुरू होता है कि आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षण नहीं था, रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी, उस दिशा में लाल ने तो कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए स्वयं पूर्व ही जहाँ पूरी रंगी ना गई हो, स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी ना रंगी गई हो, तो वहाँ उत्तर दिशा करके भी कितने नखरे कर सकती है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि लेखक ने बताया है कि सुबह क्या है, पूर्व में कुछ आकर्षण नहीं है, और उत्तर क्या है, उत्तर में पूरी शोभा जमी हुई है। लेकिन यदि स्वयं पूर्व ही नहीं रंगी है तो उत्तर क्या नखरे कर सकती है। तो देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए, और यथा वक्र दिन का आरंभ हो ही गया। हम आकाश का वर्णन करते हुए, पृथ्वी का वर्णन करते हुए, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? कीचड़ में तो पैर डालना कोई सहानुभूति कोई पसंद नहीं करता, और कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं है। यह सब यथार्थ है, किंतु तटस्थ में सोचा जाए तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तक के गत्तों पर, घर की दीवारों पर अथवा शरीर पर कीमती कपड़ों के लिए हम कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। फोटो लेते, और कवि ने बताया है कि फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। तो कीचड़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि कीचड़ क्या है, कम सौंदर्य नहीं है, और कीचड़ का रंग ही हम क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यदि और आगे हम इसमें देखते हैं कि परलो कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। तो कीचड़ का नाम लेते ही क्या होता है, सब बिगड़ जाता है। नदी के, और आगे इसमें बताया गया है कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं, और तब वे कितने सुंदर दिखते। तो नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उनके टुकड़े हो जाते हैं तो वे सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों पर क्या होती हैं, दरारें पड़ती हैं, दरार हो जाती हैं, तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। और नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना
चिकना कीचड़ एक सा फैल जाता है, तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूखे जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलने लगते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे ही उनके पदचिह्न मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवा ले जाने की इच्छा हमें होती है। जब वह कीचड़ ज़्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाती है, तब गाय, बैल, पड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिह्न उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। फिर जब 2 मदमस्त पड़े और सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं, तब नदी के किनारे अंकित पदचिह्न और सींगों के चिन्हों से मानो महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, या इतने से तृप्ति न हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने कीचड़ के बारे में अपना गद्यांश लिखा है। तो इस गद्यांश के द्वारा अब हम क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़कर हमको प्रश्नों के आंसर बताने हैं। तो यहाँ हमने गद्यांश पढ़ा और अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों के आंसर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूखे हुए कीचड़ कैसे दिख पड़ते हैं। तो सूखे हुए कीचड़ कैसे दिख पड़ते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है आपका कि सोना जैसे, और दूसरा ऑप्शन है हमारा कोपरे जैसे, तीसरा कोयल जैसे, और फोर्थ है हमारा मिट्टी जैसे। तो इसका क्या आंसर होगा आपका। यहाँ हम देखेंगे आंसर हमारा क्या बनता है। तो हमने गद्यांश में पढ़ा था शुरुआत में कि खोपरे जैसे क्या होते हैं, सूखे हुए कीचड़ के दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा खोपरे जैसे। अगला प्रश्न देखते हैं कि देखते देखते बादल कैसे हो गए हैं। तो क्या है, वही गद्यांश से आपको केवल प्रश्न देखना है, आंसर बताना है। तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है काले हो गए, पहला ऑप्शन श्वेत हो गए, और अगले यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कवि ने बताया था कि कैसे हो गए, तो हो गए श्वेत पानी जैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत पूनी जैसे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मदमस्त पड़े किसको रौंदते हैं, सुअर को, भैंस को, पड़े को, या कीचड़ को। तो किसको रौंदते हैं, यह हमने देखा था तो कीचड़ को। तो आंसर हो जाएगा आपका कीचड़ को रौंदते हैं। जल्दी जल्दी हम आंसर देंगे। किस कुल के युद्ध का इतिहास दिखाई देता है, महेश कुल के, रघुकुल के, कौरव कुल के, या पांडव कुल के। तो किस कुल के, यह हमने अंतिम में पढ़ा था कि महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम पर लिख दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेश कुल के। अगला देखते हैं कि कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए बर्तनों के लिए कौन सा रंग पसंद आता है। तो पहला ऑप्शन है हल्का आसमानी, लाल रंग, पीला रंग, और अगला ऑप्शन आपका है कि कीचड़ का रंग। तो यहाँ पर देखते हैं कि कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद आता है। तो कौन सा रंग यहाँ पर होगा, कीचड़ का रंग। आंसर आपका कीचड़ का रंग हो जाएगा। अगला है कीचड़ देखना हो तो किस नदी के किनारे पहुँचना चाहिए। पहला ऑप्शन है यमुना और कावेरी। तो यहाँ पर कवि ने बताया था गंगा और कावेरी के किनारे। तो आंसर क्या होगा, गंगा और सिंध बताया था कवि ने। तो आंसर हो जाएगा आपका गंगा और सिंध। अगला है आपका कि उत्तर दिशा क्या कर सकती थी, मेरा रंग बदलना, उपरोक्त सभी नखरे, या कीचड़ पैदा करना। तो क्या कर सकती थी, नखरे। तो यहाँ के कितने नखरे कर सकती थी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका नखरे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा है कि विज्ञ लोग क्या कहकर खुश हो जाते हैं। तो पहला वार्म टोन, रंग रोगन, अति सुंदर, या प्राकृतिक रंग। तो क्या कहकर खुश हो जाते हैं, वार्म टोन। यहाँ हमने पढ़ा था कि उससे वार्म टोन
कहकर वे लोग खुश हो जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा वार्म टोन। और अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि ये अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास कहाँ लिखे होने का भास होता है। तो पहला है हमारा शिलालेख, और दूसरा है करदम लेख, ठीक है, और तीसरा है आपका मर्दन लेख, और फोर्थ है आपका सांस्कृतिक लेख। तो कहाँ लिखे होने का भास होता है? तो मर्दन लेख यहाँ पर कवि ने बताया था कि करदम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। तो क्या आंसर होगा? करदम लेख। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 25वें नंबर का प्रश्न क्या है। तो 25वें नंबर का प्रश्न है कि चिड़िया के पद चिन्ह कहाँ के रास्ते ही की तरह दिखते हैं। तो दक्षिण एशिया के, यहाँ पर आपका प्रश्न है का ऑप्शन है दक्षिण एशिया, नदी के, जंगल के, या मध्य एशिया। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? मध्य एशिया के। यहाँ हमने पढ़ा भी था इसमें कि मध्य एशिया के रास्ते की तरह, यहाँ इसी में हमने देखा था, कवि ने बताया था यहाँ कि छोटे छोटे पक्षी चलते हैं, नाखून आगे और अंगूठा पीछे, तो उनके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया के, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 26वें नंबर का, कीचड़ के लिए क्या नहीं होती है। तो क्या आंसर होगा आपका? खुशी, सहानुभूति, स्नेह और श्रद्धा। तो क्या नहीं होती है? सहानुभूति नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बहुत आसानी से बता देंगे कि क्या आंसर होगा आपका? सहानुभूति, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कीचड़ का पृष्ठभाग सूखने पर कौन से पक्षी उस पर चलते हैं। तो कोयल, कौवा, मैना या बगुले। तो कौन से पक्षी चलते हैं? बगुले चलते हैं। हमने पढ़ा था इसमें कि अन्य छोटे छोटे पक्षी और बगुले चलते हैं। यहाँ हम देखा था कि अन्य छोटे बड़े पक्षी और बगुले चलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन चलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि बगुले चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा कि बगुले चलते हैं। अगला देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा 28वें नंबर का प्रश्न क्या है। तो यहाँ प्रश्न है आपका कि कितने नाखून आगे और क्या पीछे करके पदचिन्ह बनाते हैं। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, एक नाखून आगे, पंजा पीछे, 3 नाखून आगे, अंगूठा पीछे, 5 नाखून आगे और पैर पीछे। तो इसका क्या आंसर आपका होगा कि 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 29वें नंबर का कि हम किस किस चीज़ का वर्णन करते हैं। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है आपका आकाश, पृथ्वी और जलाशय। तो और हर चीज़ का तीसरा आपका ऑप्शन है। फोर्थ है किसी चीज़ का नहीं। तो हम किस चीज़ का वर्णन करते हैं? कवि ने बताया था कि हम आकाश का, पृथ्वी का और जलाशय का वर्णन करते हैं। तो क्या आंसर होगा हमारे यहाँ पर कि आकाश, पृथ्वी और जलाशय आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आकाश, पृथ्वी और जलाशय। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 30वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि गाय, बैल, बड़े, भैंस और बकरे इत्यादि के पदचिन्ह कहाँ अंकित होते हैं। तो कहाँ अंकित होते हैं ये आपको बताना है कि घास के मैदान में, खेत के मैदान में, सूखे हुए कीचड़ पर या कहीं नहीं। तो कहाँ पर अंकित होते हैं? सूखे हुए कीचड़ पर। हमने पढ़ा था इसमें कि सूखे हुए कीचड़ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूखे हुए कीचड़ पर। तो यहाँ हमने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे देखे और उनके आंसर प्राप्त किए। तो 15 आपके प्रश्न पद्यांश के थे इसमें और 15 प्रश्न हमारे थे इसमें गद्यांश के। तो इसी तरह का प्रश्न का कि आपका पेपर का पैटर्न आएगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तो आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF भी मिलती रहेगी और जो इम्पोर्टेंट। तो जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।